हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल रंजन और स्टडी इंडिया अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आपको बिहार पॉलिटेक्निक 2020 एंट्रेंस एग्जाम का सबसे धांसू सबसे जबरदस्त क्लासेस चल रहा है दोस्तों। और ये डेली लाइव क्लासेस चलता है दोस्तों। आप लोग को ऑन टाइम, जो टाइम आप लोग को बताया गया है उस टाइम में डेली आप लोग को आना पड़ेगा। मैं बता दूं दोस्तों कि आपको फिजिक्स का क्लासेस जो मिलने वाला है 8 बजे मॉर्निंग में मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। केमिस्ट्री का क्लासेस भी 8 बजे मॉर्निंग में मिलने वाला है। और ये दोनों क्लास अल्टरनेट चलेगा, एक दिन फिजिक्स चलेगा तो अगले दिन जो है केमिस्ट्री चलेगा। आज जो है दोस्तों केमिस्ट्री चल रहा है तो अगला डे जो मॉर्निंग में क्लासेस होगा वो आपका फिजिक्स का क्लासेस होगा। मैथ का क्लास ऑन टाइम रहेगा दोस्तों, 2 बजे डेली क्लास रहेगा। एक पीएमडी वालों के लिए जो है यहाँ पे बायोलॉजी का क्लास चलता है, जो कि 8 बजे से बायोलॉजी का क्लास चलने वाला है। ऑन सभी क्लासेस ऑन टाइम रहेगा। सभी लोग जो है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि सभी को बेनिफिट हो सके दोस्तों। और प्रत्येक दिन लाइव सेशन में आपको 100 स्टूडेंट मैक्सिमम चाहिए, मिनिमम से मिनिमम 100 स्टूडेंट चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। और सभी वीडियो का लाइक का टारगेट 100 प्लस होता है, तो ये चीज आप लोग पे डिपेंड करता है आप लोग पूरा करते हैं या नहीं, ठीक है। और आपको पता होगा दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 27 में ऑलरेडी 26 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी इस चैनल पे हो चुके हैं। और सभी लोग हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी का मिक्स क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। और आप लोग बता दूं कि डेली इसका जो है पीडीएफ भी आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाता है। देख सकते हैं studyindiaadda.com गूगल में सर्च करना है। यहाँ पे देख सकते हैं क्लास पीडीएफ सेक्शन में क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से ओपन होगा दोस्तों। यहाँ पे जाइएगा तो देख सकते हैं सभी का जो है क्लासेस पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। देख सकते हैं नीचे आइएगा तो क्लास यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे आइएगा तो आपको सबसे नीचे आइएगा देख सकते हैं क्लास 16, 17, 18, 19, 20 21 सभी पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है। इससे पहले दोस्तों 1 से 15 तक भी सभी जो है अपलोड कर दिया गया है। आपको लोग को जाना है studyindiaadda.com को क्लास पीडीएफ सेक्शन में, यहां से जो है डाउनलोड कर लेना होगा। और आपको पता होगा दोस्तों, देख सकते हैं studyindiaadda.com ये जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं डेली लाइव क्लासेस यहाँ पे चल रहा है दोस्तों, बिहार पॉलिटेक्निक का सबसे धांसू तरीका से, ठीक है ना। हर हाल में कॉलेज लेना है तो आप लोग क्लासेस डेली देखना पड़ेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को अब शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। आज जो है केमिस्ट्री का क्लास, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और साथ साथ में सभी लोग कमेंट करते चलिएगा दोस्तों, ठीक है ना। मैं लाइव क्लास कंटिन्यू चला रहा था, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क इशू की वजह से दोस्तों आपको प्रीमियम क्लासेस में आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो सभी लोग साथ साथ में कमेंट करते हुए चलना है एज ए जिस तरीका से लाइव क्लासेस चलता था। चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ गया दोस्तों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो चीज को देखिए। सबसे पहले आप लोग को आंसर देना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपका आंसर दूंगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अयस्क झाग प्लवन विधि से जो है सांद्रण करने के लिए उपयुक्त होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क जो है जो झाग प्लवन विधि से सांद्रण करने हेतु सबसे उपयुक्त होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है, उस अयस्क का नाम क्या है दोस्तों। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जेडेनएस दोस्तों। जेडेनएस यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा वो चीज को मैं बता रहा हूं। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण झाग प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है दोस्तों। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो है झाग प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है। जेडेनएस में दोस्तों भी देख सकते हैं जिंक सल्फाइड है। जेडेनएस का मतलब क्या होता है, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड का सांद्रण इस विधि के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। याद कीजिएगा कौन सा अयस्क जो है झाग प्लवन विधि के द्वारा सांद्रण किया जाता है, तो जिंक सल्फाइड इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो है झाग प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, याद कीजिएगा। किसी को किसी भी तरह का क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए। हर एक स्टूडेंट को डाउट को क्लियर करते हुए चलना है। और सभी लोग साथ में बता दूं, किसी तरह का प्रॉब्लम होता है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट किया कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, वायर विधि में एस की पहली प्रक्रिया इससे कराते हैं। बायर विधि जो होता है दोस्तों, ये सभी बायर विधि, हैबर विधि, ये सभी जितना प्रोसेस होता है, ये सभी प्रोसेस के दोस्तों ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछने को मिलता है, दिखने को मिलता है। तो आपको पता होगा, ये सब 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। तो आपको लोग कमेंट कीजिएगा, बायर विधि में अयस्क की पहली क्रिया किससे कराते हैं। अयस्क की पहली क्रिया कराया जाता है बायर विधि में दोस्तों NaOH का सांद्रण से होता है, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। NaOH जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है दोस्तों। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। याद कीजिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है दोस्तों। बायर विधि में एस की क्रिया सर्वप्रथम NaOH के सांद्र विलयन से कराते हैं, जिससे होता क्या है, Al2O3 घुल जाता है और अशुद्धि जो है अविलेय हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है वो चीज को देखिए। आपको जो मैं क्वेश्चन देता हूं सामने जो दिखता है दोस्तों उसी को एक्सप्लेन करना। जैसे मैं अभी 33 नंबर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको आपको ध्यान देना है। 34 नंबर का भी कमेंट नहीं कीजिएगा, जब 34 नंबर की ओर मूव ऑन करेंगे तब कमेंट करना है। 33 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव ऑन कीजिए। क्वेश्चन है, वह अयस्क जो निस्थापन या भर्जन द्वारा रासायनिक रूप से बदलता नहीं है। वो अयस्क का आपको नाम बताना है दोस्त, जो निस्थापन या भर्जन द्वारा कोई भी रासायनिक केमिकल चेंजेस के रूप में नहीं होता, कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता, वो कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा, जितने स्टूडेंट लाइव है सभी से आना चाहिए, ठीक है ना। ये प्रीमियरिंग क्लास है दोस्तों, सभी का कमेंट आना चाहिए, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका CF2। क्यों होगा वो चीज को मैं बता रहा हूं। CF2 यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कैल्शियम फ्लोराइड है ना, कैल्शियम फ्लोराइड CaNF2 कैल्शियम फ्लोराइड। दोस्तों आपको बता दें कि ऑक्सीजन की तुलना में कैल्शियम की बंधुता फ्लोरीन के प्रति बहुत अधिक होता है दोस्तों, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तत्व भी फ्लोरीन होता है। एग्जाम में पूछा जाता है, माइंड में सेट कीजिए, याद कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन की तुलना में कैल्शियम की बंधुता फ्लोरीन से अधिक होता है, फ्लोरीन के प्रति अधिक होता है। इसी कारण है दोस्तों कि यह निस्थापन या भर्जन द्वारा अप्रभावित होता है, कोई चेंजेज ही नहीं होता। CaF2 यानी कैल्शियम फ्लोराइड इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद कीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 34 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है दोस्तों, वो चीज को देखिए। क्वेश्चन है, धातु के विद्युत अपघटन द्वारा अपचयन के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं हो सकता। ठीक है, सब लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए, धातु के विद्युत अपघटन द्वारा अपचयन के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं हो सकता, वो आपको ध्यान देना है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन को अच्छे से। करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी यानी NaCl का जलीय घोल। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, NaCl के जलीय घोल, जलीय विलयन जो होता है दोस्तों, उसका जो है विघटन अपघटन करके सोडियम धातु प्राप्त नहीं किया जाता, सोडियम धातु इससे प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसी कारण है कि हाइड्रोजन का निक्षेपण विभव जो कि डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है वो Na धातु की अपेक्षा बहुत ही कम होती है। जैसे NaCl का ब्रेक करते हैं तो Na प्लस और Cl माइनस में जो है ये ब्रेक होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, धातु के विघटन अपघटन द्वारा अपचयन के लिए निम्न में से कौन सा एक पदार्थ को नहीं हो सकता, वो पदार्थ है NaCl। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है वो चीज को देखिए। क्वेश्चन है दोस्तों, वो चीज को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उदासीन ऑक्साइड है। उदासीन ऑक्साइड की बात हो रहा है, आपको बताना है। सब लोग कमेंट कीजिएगा। उदासीन ऑक्साइड N2O CO2 SO2 and Na2O। करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए N2O जो है उदासीन ऑक्साइड है। क्यों दोस्तों, N2O क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है। N2O क्या है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको भी दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बोला जाता है, सॉरी डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड इसी को ही बोला जाता है। और इसका एक और नाम है दोस्तों, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सभी लोग जो है सभी एग्जाम में जो है, रेलवे का एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। N2O लाफिंग गैस इसी को भी बोला जाता है दोस्तों, ठीक है ना। लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इसी को बोला जाता है। N2O एक क्या है, उदासीन ऑक्साइड है। और CO2 SO2 अम्लीय ऑक्साइड है दोस्तों। CO2 और SO2 जो है अम्लीय ऑक्साइड है। और Na2O क्या है, ये क्षारीय ऑक्साइड है। आपसे उदासीन ऑक्साइड पूछ रहा है तो उदासीन ऑक्साइड N2O हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, CO2 और SO2 क्या है, ये दोनों जो है अम्लीय ऑक्साइड है। और Na2O क्या है दोस्तों, ये है क्षारीय ऑक्साइड। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 36 नंबर क्वेश्चन। यह धातु कांसे में उच्च मात्रा में होती है। कांसा में कौन सा धातु सबसे ज्यादा मात्रा में होती है, वो आपसे पूछा जा रहा है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। कांसा में सबसे उच्च मात्रा में कौन सी धातु होती है, सब लोग कमेंट कीजिएगा। कांसा की बात हो रहा है दोस्तों। कांसा में तांबा और टीन होता है। क्या होता है, तांबा और टीन। क्या होता है दोस्तों, Cu प्लस Sn होता है। क्या होता है, Cu प्लस Sn होता है। कॉपर और टीन होता है। ठीक है, कॉपर की मात्रा की बात करते हैं दोस्तों, तो कॉपर कितना होता है, 75.9% होता है। कितना, 75.9% होता है। टीन की बात करते हैं तो 10 से 25% के लगभग होता है दोस्तों, 10 से 25% के लगभग होता है, टीन होता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीका से होता है, आपको पता होना चाहिए। परसेंटेज जो पूछ लिया जाता है, देख सकते हैं इसमें उच्च मात्रा में बोल रहे हैं, यानी सबसे ज्यादा की बात कर रहा है। तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा यहाँ पे
जो हो जाएगा कॉपर हो जाएगा। कॉपर यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। कितना होता है 75.9%। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, याद कीजिएगा। अगला प्रश्न की ओर मूव ऑन करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव ऑन कीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन है, इस यौगिक के पारदर्शी क्रिस्टल वायु में रखने पर श्वेत चूर्ण बदल जाते हैं। कौन से यौगिक के जो है पारदर्शी क्रिस्टल वायु में रखने पर वे श्वेत चूर्ण बन जाते हैं। लोग कौन कीजिएगा, अच्छे लेवल वाला कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को पढ़ना है दोस्तों। सिंपल और इजी क्वेश्चन को उतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपको एक लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। बहुत से चैनल वाले क्या करवा रहे हैं कि बहुत सिंपल जस्ट रेलवे का स्पीडी वाला जो क्वेश्चन होता है ना, जैसे लोहा का गैस क्या होता है और हंसने वाली गैस क्या होता है, ये सब कुछ एकदम समझिए कि कुछ लेवल ही नहीं है। वैसे क्वेश्चन पे बिलीव नहीं करना है। वैसे क्वेश्चन एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डोंट इशू, वहां पे पूछा जाता है, लेकिन आपको रैंक लाना है। सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले बच्चे आप लोग हो तो आप लोग को अच्छा रैंक लाना पड़ेगा, अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये इस यौगिक में पारदर्शी क्रिस्टल वायु में रखने पर श्वेत चूर्ण में बदल जाते हैं। श्वेत चूर्ण में क्या कौन बदल जाते हैं दोस्तों, श्वेत चूर्ण में क्या बदल जाते हैं। पारदर्शी क्रिस्टल वाला यौगिक क्या है, Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O है दोस्तों। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आपको पता होगा किसका फॉर्मूला ये है, ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम CO3 कार्बोनेट 10H2 यानी डेकाहाइड्रेट है, ठीक है दोस्तों। एक क्रिस्टल वायु में रखने पर जो है उत्फूल होते हैं, यानी इफ्लोरेंस होकर श्वेत चूर्ण होते हैं दोस्तों। श्वेत चूर्ण में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे क्या होते हैं, Na2CO3.H2O हो जाते हैं, ठीक है ना। और बहुत से स्टूडेंट डायरेक्ट लगा देते हैं ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट, लेकिन उनका गलत हो जाएगा, उनका गलत हो जाएगा दोस्तों। 10H2 होता है, डेकाहाइड्रेट में जो है हो जाता है, क्योंकि पारदर्शी क्रिस्टल वाला यौगिक Na2CO3.10H2O जो कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है दोस्तों, ये क्रिस्टल वायु में रखने पे उत्फूल जो कि इफ्लोरेंस होकर श्वेत चूर्ण जो कि Na2CO3H2O है, जिसमें जो है परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, सभी धांसू तरीका से आप लोगों का जो है क्लासेस चलाया जा रहा है, बस डेली हैबिट बनाइए। मैं क्लासेस के टाइम में फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। 8 बजे मॉर्निंग में जो होगा फिजिक्स का क्लासेस होगा, और इसी टाइम में केमिस्ट्री का क्लासेस होगा, लेकिन दोनों अल्टरनेट चलेंगे, एक दिन फिजिक्स एक दिन केमिस्ट्री। मैथ का क्लास 2 बजे होता है, डेली ऑन टाइम रहेगा दोस्तों। पीएमडी वाले स्टूडेंट के लिए बायोलॉजी का क्लास 8 बजे होता है शाम में। तो आप लोग सभी क्लासेस ऑन टाइम रहा कीजिए, तभी आपको जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट की तरह सभी क्वेश्चन जो है डील होते हुए चलेगा दोस्तों, ठीक है। बर्डन नहीं रहेगा एग्जाम के टाइम, सभी जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर रहेगा दिमाग में। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल मिलाने पर इसमें बदल जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल मिलाने पर किस में बदल जाता है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने पर जो है जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला जो है क्या होता है दोस्तों, CaSO4 half H2O होता है। क्या होता है, CaSO4 half H2O, और 3/2H2O से कन्वर्ट कर देंगे तो जो है जिप्सम में जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों जिप्सम में। जो कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O होता है। क्या होता है, CaSO4.2H2O होता है, ठीक है। इसमें परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे 39 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है वो चीज को देखिए। एसआई क्रिस्टल में हर एक एसआई परमाणु इतने एसआई परमाणु से घिरा होता है। क्रिस्टल संरचना की बात हो रहा है। ये 11th का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आ गया, सब लोग कमेंट कीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन सभी लोग 36 से नहीं 39 नंबर क्वेश्चन है ना, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। सभी स्टूडेंट से कमेंट आना चाहिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिलिकॉन हीरे डायमंड के समान घनीय क्रिस्टल संरचना में क्रिस्टल होता है दोस्तों। हम लोग जैसे यहाँ पे प्रत्येक एसआई परमाणु में 4 अन्य एसआई परमाणु से घिरा होता है, ठीक है ना। 4 एसआई परमाणु से जो है घिरा हुआ होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आपको पता होना चाहिए, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसआई क्रिस्टल में हर एक एसआई परमाणु में कितने एसआई से घिरे होते हैं, यानी 4 बॉन्ड होते हैं दोस्तों। 4 अन्य एसआई परमाणु से जो है ये घिरा होता है, याद कीजिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एफी में Fe2O3 से निष्कर्षण में यह गालक के रूप में प्रयोग होता है। क्या गालक के रूप में प्रयोग होता है, सोलो कौन कीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जैसे क्या बोल रहा है, Fe में Fe2O3 से निष्कर्षण में यह गालक के रूप में प्रयोग होता है। लोहे का आयरन ऑक्साइड से निष्कर्षण करते समय इसमें क्या होता है दोस्तों, चूना पत्थर जैसे CaCO3 भी मिलाया जाता है, तभी तो जो है लोहा का निष्कर्षण होता है, ठीक है ना। और ये होता है किसमें, बात्य भट्टी में होता है दोस्तों, जो कि चूने CaO तथा CO2 में जो है विघटित हो जाता है। तो इसी टाइप से बोला जा रहा है दोस्तों। और प्राप्त चूना जो CaO होता है वो गालक का कार्य करता है तथा सील का अशुद्धि के रूप में संयोग करके कैल्शियम सिलिकेट धातुमल जो है बना देता है। जैसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है दोस्तों, CaCO3 को जो है ब्रेक होगा तो क्या होगा दोस्तों, एक बनेगा CaO में प्लस CO2 में ब्रेक करता है। CaO क्या है दोस्तों, ये जो है बात्य भट्टी में चूने के रूप में होता है तथा CO2 में जो है विघटित हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर इसको जो है CaO को फिर से करते हैं, CaO क्या है, CaO प्लस क्या है SiO2 के साथ करते हैं, SiO2 के साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा, CaSiO2 हो जाएगा, जो कि धातुमल के रूप में निकल जाता है दोस्तों। और ये जो है CO एक गाला की तरह काम करता है, SiO2 जो है अशुद्धि की तरह काम करता है, ठीक है ना, अशुद्धि गैंग जिसको बोला जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन CaCO3 हो जाएगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि CaCO3 मिलाया जाता है लोहे के आयरन ऑक्साइड से निष्कर्षण करते समय, इसमें चूना पत्थर जो कि CaCO3 मिलाया जाता है। ये क्या है दोस्तों, CaCO3 चूना पत्थर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इस क्वेश्चन को भीवे लगाइए, फीवे लगाइए, वर्ष 2020 पॉलिटेक्निक के लिए भीवे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन, अंडा, ऊन और लहसुन में उपस्थित तत्व कौन सा है। अंडे, ऊन और लहसुन में कौन से तत्व उपस्थित होते हैं, सब लोग कमेंट कीजिएगा। सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए। ऑल स्टूडेंट मेरे चैनल पे जो भी पढ़ रहे हैं सभी एनर्जेटिक होना चाहिए दोस्तों, सभी लोग एनर्जेटिक रहिए क्लासेस के टाइम में, ठीक है ना। सब लोग कमेंट कीजिएगा, अंडे, ऊन और लहसुन में उपस्थित तत्व कौन से होते हैं। सब लोग कौन कीजिएगा, अंडे, ऊन और लहसुन में जो उपस्थित तत्व होते हैं दोस्तों वो होते हैं सल्फर। सल्फर याद कीजिएगा, सल्फर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ये क्या है दोस्तों, कार्बनिक पदार्थ जैसे अंडा, ऊन, बाल, प्याज, लहसुन, ये सभी में क्या होते हैं, सल्फर प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन को पहचानिए। एल्काइन का आपको पहचानना है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तीनों का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस 2 होता है। एल्केन, एल्कीन का क्या होता है दोस्तों, CnH2n होता है। एल्काइन का क्या होता है, CnH2n माइनस 2 होता है। ये तीनों का फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाएगा, डायरेक्ट भी पूछ सकता है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, एल्केन की जगह एल्काइन लगा देते हैं, एल्काइन की जगह एल्कीन लगा देते हैं। आपको ऐसे नहीं करना है। एल्केन में क्या होता है, प्लस 2 होता है, एल्काइन में क्या होता है, माइनस 2 होता है। और एल्केन, एल्कीन में क्या होता है, कुछ नहीं होता, प्लस 2 माइनस 2 नहीं होता, जस्ट CnH2n होता है। आपको इससे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, एल्काइन का पूछा जा रहा है। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n माइनस 2 होता है। यानी इससे आपको वैल्यू को पुट करके आपको निकालना है कि इसमें क्या हो रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं इसको कैसे कुछ सोल्व कीजिए। कलर को चेंज करता हूं, देखिए आपको, हाँ क्या है, C की जगह 5 यानी Cn, यानी N की जगह 5 ऑप्शन में दिख रहा है और एगो में 4 दिख रहा है। ऑप्शन के अनुसार आपको इक्वेट करना है दोस्तों। एक में N की जगह 5 लेकर के देखिए, एक में N की जगह जो है 4 लेकर के देखिए। मैं शुरू में जो है 5 लेकर के देखता हूं। इस फार्मूला क्या है, CnH2n माइनस 2 है, तो C N की जगह अगर 5 लेते हैं, 5 ले लिए, H2n H एज इट इज रह देते हैं, 2 एज इट इज रह देते हैं। N अगर 5 है, 5 माइनस 2 हो गया, 5 माइनस 2 3 हो गया, 5 माइनस 2 कितना होता है, 3 होता है। यानी क्या हो गया, C5 H क्या हो गया दोस्तों, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 माइनस 2 हो गया, यानी C5H8 हो गया। C5H8 कहीं दिख रहा है क्या, कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट अभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, एक 4 भी है, इसको भी तो चेक कर लेते हैं। जब 5 रखेंगे तो ये होगा, C और B तो कभी होगा नहीं। एक जो है इसको भी चेक कर लेते हैं, C की जगह 4 रख के देखिए, C की जगह 4 अगर रख के देखते हैं, N की जगह 4 रख के देखते हैं, तो C हो गया 4 हो गया, एंड H हो गया H2n, 2n की जगह 4 ले लिए, 4 हो गया, गुणम हो जाएगा माइनस 2 हो गया, यानी C4 हो गया दोस्तों। H क्या हो गया, 4 दूनी 8, 8 माइनस 2 यानी 8 माइनस 2 6 हो गया, यानी C4H6, जो कि ऑप्शन में नहीं। यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और इस टाइप के फॉर्मूले बेस्ड एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। इस क्वेश्चन को भी वर्ष 2020 पॉलिटेक्निक के लिए VVI लगा करके दिमाग में बैठा लीजिए। किन्हीं स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एल्काइन का फॉर्मूला आपसे पूछ दिया, सॉरी एल्काइन का आपको जो है ये एलिमेंट पूछ रखा है दोस्तों,
दोस्तों, कभी कभी आपसे एल्कीन का ही पूछ सकता है, एल्केन का ही पूछ सकता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोसेस को समझना है, आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, ऑप्शन को अनुसार देखना है कि आप ऑप्शन में जो है एन की जगह क्या पुट किया है। एन की जगह दोस्तों 5 पुट किया है और 5 पुट करके देखना है, आपका आंसर आ जाएगा तो आ जाएगा। अगर 4 रहेगा तो 4 भी पुट करके दो, मतलब 2 या 3 केस के चेक करके आपको देखना है दोस्तों। ठीक है ना, आपको फॉर्मूला फिर से रिपीट कर रहा हूं, CnH2n+2 एल्केन का होता है, CnH2n एल्कीन का होता है, एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2 होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन को धांसू तरीका से समझना है दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, 43 नंबर क्वेश्चन, ब्यूटेन के समावयवियों की संख्या क्या होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ब्यूटेन के समावयवियों की संख्या क्या होती है दोस्तों। ब्यूटेन C4H8 की बात कर रहा है ना, C4H8। ब्यूटेन के समावयवों की संख्या क्या होती है, C4H8 होता है, 4 दूनी 8 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ 2 हो जाएगा, ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ब्यूटेन के समावयवियों की संख्या 2 होता है। ब्यूटेन क्या होता है, C4H8 होता है। क्या होता है, C4H8 होता है, याद कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, CH3 CH2 एंड CH2 एंड CH3 एन ब्यूटेन वाला हो गया दोस्तों। एंड आइसोब्यूटेन ब्रेक करते हैं तो CH और तीनों साइड से CH3 जो है बॉन्ड में लग जाएगा, यानी C4H8, यानी हाँ 2 होगा। बिल्कुल, ऑप्शन भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 2 होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा 44 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग सोल्व कीजिएगा। C2H2 निम्न में से किस में अविलेय होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन। C2H2 क्या है, एसिटिलीन है। फॉर्मूला भी आपसे देखिए, आपका केमिस्ट्री का जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, उसमें आपको फॉर्मूला भी 1-2 क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। इसलिए सभी जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और मैं PDF जो प्रोवाइड कराऊंगा उसको खुद से बनाना है, बिना किसी बुक के रेफरेंस से। सबसे बड़ी बात, बिना किसी बुक के रेफरेंस से आपको सोल्व करना है सारा क्वेश्चन को। ठीक है ना, 44 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। C2H2 निम्न में से किसमें अविलेय होता है। C2H2 एसिटिलीन की बात हो रहा है दोस्तों, और ये क्या है, ध्रुवीय अविलेय विलेयक होते हैं दोस्तों, जैसे जल में अविलेय होता है। ये क्या होता है, जल में अविलेय होता है, जल यानी H2O में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, C6H6 किसका फॉर्मूला है, सब लोग कमेंट कीजिएगा। C6H6 किसका फॉर्मूला है, सभी का कमेंट आना चाहिए। C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद कीजिएगा। C2H5OH किसका फॉर्मूला है, C2H5OH क्या है, डाइमिथाइल नहीं, इथेनॉल का फॉर्मूला है। C2H5OH क्या है, इथेनॉल का फॉर्मूला, ये जो है इथेनॉल का फॉर्मूला है। ये क्या है, C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला है। CH3OCH3 ये किसका फॉर्मूला है, ये डाइमिथाइल ईथर का फॉर्मूला है। डाइमिथाइल ईथर का फॉर्मूला CH3OCH3 होता है। डाइमिथाइल ईथर CH3COH3 होता है दोस्तों। ठीक है, ये डाइमिथाइल ईथर का फॉर्मूला है, याद कीजिएगा, ये सही फॉर्मूला पूछा जाता है। आपसे पूछा जा रहा है C2H2 निम्न में से किस में अविलेय है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा जल में अविलेय होता है। ठीक है ना, जल में अविलेय होता है। C2H2 क्या है, एसिटिलीन है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला प्रश्न 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक गैस, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एक गैस वायु में रखने पर जलने लगती है, वो कौन सी गैस है। इस क्वेश्चन को VVI लगा लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वर्ष 2020 पॉलिटेक्निक के लिए VVI। एक गैस वायु में रखने पर जलने लगती है, वो गैस कौन सा है। आपको एक लेवल का क्वेश्चन दिया जा रहा है दोस्तों, और यही लेवल का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ना कि आपको सिंपल पूछ देगा कि जो है कौन सी गैस है जो वायु में जो है ज्यादा अभिक्रियाशील होती है। कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त। आप एक डिप्लोमा, एक इंजीनियर, गैस टर्बाइन इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहे हैं, एक जो है एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो एक लेवल का क्वेश्चन होता है। ठीक है ना, तो सभी लोग सोल्व कीजिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, सभी से आंसर आना चाहिए। मैं जितना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं, उससे कहीं ज्यादा आप लोगों को मेहनत करना होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का टारगेट 100+ होना चाहिए, 100+, और लाइव में 100+ स्टूडेंट भी होने चाहिए दोस्तों, तभी ये सेशन को कंटिन्यू किया जा सकेगा। ठीक है ना, इसलिए अपने फ्रेंड सर्कल में सभी स्टूडेंट जितने लाइव देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने 5 फ्रेंड 5 ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो का लिंक को, और उनको बताइए कि जो है यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो चुका है, और बेहतरीन क्लासेस स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब में बहुत आसानी होगी। डायरेक्ट आपको सभी क्लासेस को जो है अच्छे तरीके से स्टडी कीजिएगा, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छी ब्रांच आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, सब लोग सोल्व कीजिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन,
एक गैस वायु में रखने पर जलने लगती है, वो गैस कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो गैस क्या है दोस्तों? फॉस्फीन है। उस गैस क्या का नाम क्या है? फॉस्फीन। फॉस्फीन बोले तो PH3, फॉस्फीन बोले तो PH3। एक गैस जो है वायु में रखने पे जलने लग जाती है, उस गैस का नाम है फॉस्फीन। फॉस्फीन PH3। ठीक है दोस्तों, PH3 में P2H4 तथा H2 की अशुद्धि उपस्थित होती है दोस्तों, और ये यौगिक स्वतः जो है ज्वलनशील होती है। अतः हम लोग बोल सकते हैं कि फॉस्फीन को वायु में रखने पर यह आग पकड़ लेती है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, एक जो है एक स्टेप यहाँ पे नोट में करके नोट डाउन कर लीजिएगा कि शुद्ध फॉस्फीन तब तक नहीं जलता जब तक उसे जलाया न जाए। शुद्ध फॉस्फीन की बात कर रहा हूं दोस्तों। शुद्ध फॉस्फीन जो होता है, प्योर फॉस्फीन, वो जब तक नहीं जलता तब तक कि उसे जलाया न जाए, वो खुद नहीं जलता। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है ये कौन सा? तो ये दोस्तों PH3 क्यों होगा? क्योंकि इससे P2H4 और H2 की अशुद्धि उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है, और इसी कारण ये स्वतः जलने लगती है, ज्वलनशील होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न 46 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेशन को लास्ट तक देखना है, स्किप मत करना है। ठीक है, सभी क्लासेस ऑन टाइम रहेगा, बस आप लोग को डेली हैबिट बनाइए क्लासेस को अटेंड करने के लिए। ठीक है ना दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है वो चीज को देखिए। क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। CH3COOH को अगर C2H5OH, CH3COOH को C2H5OH से अगर करवाते हैं सांद्र H2SO4 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे X क्या बनेगा वो चीज को पूछा जा रहा है। प्लस में साथ में H2O में जो उत्पाद होता है, तो X का क्या आएगा वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ये दोस्तों एक लैब में जो है, यहाँ पे लैब में जो है ये इस तरह का जो है रिएक्शन करवाया जाता है दोस्तों। जैसे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में बोल रहा है ना, तो इसमें जो है कार्बोक्सिल अम्ल एल्कोहल से जो है अभिक्रिया कराया जाता है। कार्बोक्सिल अम्ल एल्कोहल से अभिक्रिया कराया जाता है तो जो एस्टर का निर्माण होता है, और इस पर जो है प्रोसेस को एस्टरीकरण भी बोला जाता है। आपको बस इसको आपको याद करना है दोस्तों कि जो है यहाँ पे क्या बनेगा, CH3COOH C2H5 बनेगा। ये क्या है? ये दोस्तों एथिल एथेनोएट है। ये क्या है? एथिल एथेनोएट है। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद कर लीजिएगा। ये दोस्तों लैब का कॉन्सेप्ट है, लैब में जो है इस तरह का रिएक्शन करवाया जाता है। देख सकते हैं एक रिएक्शन भी यहाँ पे आपसे पूछ चुका है। ठीक है ना। 47 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। मेथिलीकृत स्प्रीट क्या है? ये कुछ कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, सब लोग कमेंट कीजिएगा। मेथिलीकृत स्प्रीट क्या है? 47 नंबर क्वेश्चन, सभी से आंसर आना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले आपको पता होगा मेथेनॉल जो है क्या होता है दोस्तों। मेथेनॉल कहने का मतलब C2H5OH। ठीक है, C2H5OH। मिथेनॉल को दोस्तों पीने योग बनाने के लिए इसमें कुछ मेथेनॉल मिलाया जाता है। ठीक है ना, एथेनॉल को जो है, एथेनॉल, ये एथेनॉल का है C2H5OH। इसमें जो है पीने योग्य जो है पानी को बनाने के लिए मिथेनॉल को मिलाया जाता है। जैसे मिथेनॉल यानी CH3OH को मिलाया जाता है। यह मिश्रण को मेथिलीकृत स्प्रीट बोला जाता है। इस मिश्रण को मेथिलीकृत स्प्रीट बोला जाता है दोस्तों, यानी CH3 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपने 9th क्लास में ये चीज को पढ़ा होगा, 9th 10th में भी पढ़ा होगा दोस्तों। ठीक है ना, जब क्या होता है इथेनॉल, दोस्तों इथेनॉल बोले तो C2H5OH को पीने के अयोग्य बनाने के लिए इसमें कुछ जो है मिथेनॉल मिलाया जाता है। मिथेनॉल जो कि CH3, इसको जो है मिलाया जाता है दोस्तों, और इस प्रोसेस को ही मेथिलीकृत स्प्रीट बोला जाता है। और आपसे यही पूछा जा रहा है मेथिलीकृत स्प्रीट कौन सा है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, 48 नंबर क्वेश्चन को देखिए। किस यौगिक में संतरे का स्वाद होता है? किस यौगिक से जो है संतरे जैसा स्वाद आता है दोस्तों, वो आपसे पूछा जा रहा है। 48 नंबर क्वेश्चन सब लोग सोल्व कीजिएगा। किस यौगिक में संतरे का स्वाद हो सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सभी से आंसर आना चाहिए। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और सभी स्टूडेंट से आंसर आना चाहिए। किस यौगिक में संतरे का स्वाद हो सकता है दोस्तों, वो यौगिक कौन सा है? वो यौगिक कौन सा है, सब लोग कमेंट कीजिएगा। समानता दोस्तों देखा जाए, एस्टर की गंध जो होता है ना, फलों के समान होती है, और ऑक्टाइल एसीटेट एक एस्टर है।
कौन सा? ऑक्टाइल एसीटेट। ऑक्टाइल एसीटेट कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समानता देखा जाए दोस्तों जनरली कि एस्टर की गंध जो होती है फल जैसी होती है और ऑक्टाइल एसीटेट जो है एक एस्टर है, अतः हम लोग बोल सकते हैं इसका स्वाद जो है संतरे के समान हो सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है वो चीज को देखिए। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस पदार्थ में बहुलक श्रृंखलाएं एक दूसरे से क्रॉस लिंक जो कि तिर्यक बंध नहीं होती? तिर्यक बंध यानी क्रॉस लिंक नहीं होता दोस्तों, वो आपसे पूछा जा रहा है। सब लोग नोट कीजिएगा, बेकेलाइट, पॉलीथीन, मेलामीन, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, रेसिन। सब लोग नोट कीजिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है? किस पदार्थ में बहुलक श्रृंखला एक दूसरे से क्रॉस लिंक नहीं होता? वो होता है दोस्तों पॉलीथीन। क्या? पॉलीथीन। बेकेलाइट, मेलामीन और ये सभी में होता है, पॉलीथीन में नहीं होता दोस्तों। पॉलीथीन CH2 यहाँ पे एक थर्मोप्लास्टिक है दोस्तों, जिसमें बहुलक श्रृंखला एक दूसरे से तिर्यक कभी नहीं बॉन्ड में बंधा हुआ रहता। याद कीजिएगा, ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा पॉलीथीन। इसको जो है बहुत से स्टूडेंट डायरेक्ट याद किए हुए भी रहते हैं। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। CH की HCl से प्रक्रिया करने पे क्या बनेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन, सब लोग कौन कीजिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। सभी क्वेश्चन को धांसू तरीका से हम लोग को बनाना है दोस्तों। डाइक्लोरोइथेन बनेगा, ठीक है ना, डाइक्लोरोइथेन, कंफ्यूज नहीं होना है। CH को HCl से तिर्यक बंध है दोस्तों। HCl से अभिक्रिया कराने पे आपको CH3CHCl2 बनेगा। क्या बनेगा? CH3CHCl2 बनेगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ये क्या है? ये है डाइक्लोरोइथेन। याद कीजिएगा, कभी कभी पूछ सकता है ये क्या है दोस्तों? डाइक्लोरोइथेन है। क्या है? डाइक्लोरोइथेन है। डाइक्लोरोइथेन है, एथेन है, सॉरी, डाइक्लोरोइथेन है, ठीक है। याद कीजिएगा CH3CHCl2, CH प्लस HCl से विक्रिया कराएंगे दोस्तों तो CH2 बनेगा। और ये जो है CHCl जो कि बाइनेल क्लोराइड होता है, अगर इसको HCl से कराएंगे तो CH3CHCl2 बनेगा जो कि डाइक्लोरोइथेन होता है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से कौन सा कठोर जल में भी वस्त्रों के लिए निर्मल कारक का काम करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। निम्न में से कौन सा कठोर जल में भी वस्त्रों के लिए निर्मलन कारक का काम करता है? वो कौन है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए दोस्तों। क्या होता है? सोडियम डेडेकाइल सल्फेट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले एक एल्किल या एरिल सल्फोनेट या सल्फेटों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं दोस्तों, और एक कठोर जल में भी वस्त्रों के लिए निर्मलन कारक का काम करते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन में दिया गया यौगिक है दोस्तों, जिसमें सोडियम डेडेकाइल सल्फेट एक अपमार्जक है। हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इसका प्रयोग कठोर जल के साथ भी किया जा सकता है। ये अपमार्जक की तरह काम करता है दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, सोडियम डेडेकाइल सल्फेट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? 52 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निर्वात में एक श्वेत चूर्ण बाहर लाया गया जो कुछ देर बाद नीला हो गया, यह यौगिक कौन सा हो सकता है? ये क्वेश्चन को भी लगा लीजिए, वर्ष 2020 पॉलिटेक्निक के लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सब लोग कमेंट कीजिएगा। निर्वात में रखा एक श्वेत चूर्ण बाहर लाया गया जो कुछ देर बाद नीला हो गया, यह यौगिक कौन सा हो सकता है? वो यौगिक कौन है दोस्तों? ये निर्जलीकरण जो होता है ना, निर्जलीय कॉपर, ये कॉपर सल्फेट का एक चूर्ण होता है। क्या होता है? कॉपर सल्फेट का चूर्ण होता है। जब भी यह वायु के संपर्क में आता है दोस्तों, तो वायु के से जो है जल को क्रिस्टलीकरण के रूप में, जल के रूप में जो है ये ग्रहण करके नीला हो जाता है, ठीक है। और इसका ऑप्शन जो होगा, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कॉपर सल्फेट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। निर्जलीकरण जो होता है दोस्तों, कॉपर सल्फेट एक सफेद कलर का चूर्ण होता है। जब यह वायु के संपर्क में आता है तो वायु से जल को क्रिस्टलन के जल के रूप में जो है ग्रहण करके ये नीला हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है,
ठीक है, वो कौन सा यौगिक है? वो यौगिक कॉपर सल्फेट है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, धांसू तरीका से। ठीक है, वास्तविक विलयन में विलेय कणों का आकार क्या होता है? विवेक सर इस टाइप क्वेश्चन करवा चुके हैं, सब लोग कमेंट कीजिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 53 नंबर क्वेश्चन। वास्तविक विलयन में विलेय कणों के आकार क्या होता है दोस्तों? इसको जस्ट कुछ नहीं याद करना है। ठीक है, इसको याद करना 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। दोस्तों ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वास्तविक विलयन में विलेय के कणों का आकार 10 के पावर -8 सेंटीमीटर के समान होता है या इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 54 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है अधिकांश वायु कहाँ उपस्थित होते हैं? ये क्वेश्चन मैं इस चैनल पे बहुत बार करवाया हूँ। ये आप लोग को नहीं, जब रेलवे क्लासेस यहाँ पे स्पेशली जेई, रेलवे जेई, एसएससी जेई, यूपी ट्रिपल एस जेई, ये सभी का क्लासेस यहाँ पे चलाता हूँ दोस्तों, और बहुत अच्छा रिस्पांस आया था, बहुत से स्टूडेंट सेलेक्ट भी हुए हैं। ठीक है ना, इस चैनल के माध्यम से जेई में, रेलवे जेई में। तो उस टाइम इन्वायरमेंट ये सभी का क्लास जब ले रहा था तो उस वक्त ये सब क्वेश्चन बहुत डिटेल्स में करवाया था। चलो कौन कीजिएगा। अधिकांश वायु कहाँ उपस्थित होते हैं दोस्तों? अधिकांश वायु जो होता है क्षोभ मंडल में उपस्थित होते हैं। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर यानी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, 55 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निम्न में से कौन सा बहुलक नहीं है? सब लोग कमेंट कीजिएगा, कौन सा बहुलक नहीं है? ओ CH2 को CHCCl यानी CH2, ये भी तो हो सकता है। नियोप्रीन, क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन एंड नियोपिक्रीन। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, क्लोरोप्रीन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लोरोप्रीन। ठीक है, नियोप्रीन, सेलुलोज, थायोकोल, ये सब दोस्तों बहुलक है, लेकिन क्लोरोप्रीन बहुलक नहीं होता। बहुलक क्या होता है आपको पता होगा, बहुत सी छोटी छोटी इकाइयों में मिलकर बने उच्च अनुभार वाले यौगिक को बहुलक कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना, वह छोटी छोटी संरचना इकाई जिसकी पुनरावृत्ति में से बहुलक का निर्माण होता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, क्लोरोप्रीन। ठीक है, क्लोरोप्रीन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्लोरोप्रीन यानी CHCCl यानी CH2, बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, क्लोरोप्रीन। बस आपको याद कर रखना है, बहुलक जो है क्लोरोप्रीन नहीं होता। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भारी तेल से इस विधि द्वारा पेट्रोल प्राप्त किया। ये सभी को पता होगा, 10th क्लास में सभी लोग पढ़ चुके होंगे। भारी तेल से किस विधि से पेट्रोल प्राप्त किया जाता है, सभी को पता होगा। वो विधि है दोस्तों भंजन। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, भंजन। जो उच्च हाइड्रोकार्बन, भंजन क्या है दोस्तों? उच्च हाइड्रोकार्बन को निम्न हाइड्रोकार्बन में विघटित करने का प्रक्रम है, प्रोसेस है। इसी प्रोसेस के द्वारा भारी तेल गैसोलीन पेट्रोल में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। कौन सा? भंजन प्रोसेस। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है, इस तत्व का घनत्व अन्य 3 से अधिक है। वैसे तत्व का आपको बताना है जिसका डेंसिटी ये तीनों से भिन्न है दोस्तों, यानी सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका है? एक है वो है Hg, एल्युमिनियम एंड के है दोस्तों। सब लोग बताइएगा किस इसका आंसर क्या होगा। 57 नंबर क्वेश्चन, Hg यानी पारा है दोस्तों, पारा। पारा ये सभी जो है पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ होता है दोस्तों। ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा डेंसिटी भी लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे पारा यानी Hg की बात करते हैं दोस्तों, तो Hg का होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, घनत्व की बात हो रहा है। ऑक्सीजन की बात करते हैं दोस्तों तो कम होता है बहुत, 1.32 होता है। कितना? 1.32 सेंटीमीटर पर क्यूब होता है। ठीक है, यहाँ पे एल्युमिनियम की बात करते हैं, एल्युमिनियम का 2.7 होता है, एल्युमिनियम का 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। एंड पोटेशियम की बात करते हैं, पोटेशियम का होता है दोस्तों 0.86 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब होता है। ठीक है ना, तो सबसे अधिक की बात हो रहा है, तो सबसे अधिक ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, Hg यानी पारा का दोस्तों। पारा का घनत्व जो सबसे अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, Hg यानी पारा का जो है ज्यादा इसमें दिख रहा है। अगला प्रश्न आपसे 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, वो चीज को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
असंतुलित रासायनिक समीकरण को यहाँ पे संतुलित करना है, यानी रिएक्शन को दोस्तों कंप्लीट करना है। क्या है? FeS प्लस H2O जी है दोस्तों। यहाँ पे उच्च ताप हाई टेम्परेचर पे क्या होता है? H2 प्लस कौन से यौगिक का निर्माण होता है वो आपको बताना है। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। विवेक सर ऐसे क्वेश्चन को बहुत बार करवाए हैं, प्रीवियस क्लासेज वो सभी देख लीजिएगा दोस्तों। 27 नंबर की क्लासेज है, 26 लेक्चर ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड हो चुके हो, सभी लेक्चर को आपको देखना बहुत ही मस्ट है। 58 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, सभी लोग बताइएगा। सभी लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों। क्या है? बैलेंस कीजिए। यहाँ पे क्या होगा? H2O कौन सी यौगिक? कोई कंपाउंड ही निकलेगा ना, कंपाउंड यानी कहने का मतलब H2 है ना, H2 Fe2 Fe एक यहाँ है Fe3O4। हाँ, फेरिक ऑक्साइड निकल सकता है। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, Fe3O4 होता है। Fe3O4 होता है फेरिक ऑक्साइड का। तो यहाँ पे Fe3 यानी 3E हो गया और ऑक्सीजन 4 होगा। ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे 2 ग्राम 2 ग्राम, यानी कहने का मतलब 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3Fe हो जाएगा एंड ऑक्सीजन में 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया और 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, यानी कहने का मतलब क्या हो गया दोस्तों? हाँ, यहाँ पे कर दीजिए 4H2 प्लस क्या हो जाएगा? Fe3O4 हो जाएगा। Fe3O4 यानी फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है ना, फेरिक ऑक्साइड जो कि ऑप्शन डी में गिवन है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 3Fe प्लस 4H2O अगर हाई टेम्परेचर पे करेंगे तो क्या होगा? 4H2 प्लस Fe3O4, यानी Fe3O4 क्या है? फेरिक ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला भी आपको पूछ सकता है, याद कीजिएगा। Fe3O4 क्या है दोस्तों? फेरिक ऑक्साइड होता है। ठीक है ना, फेरिक ऑक्साइड। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? 59 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, निम्न असंतुलित रासायनिक समीकरण को में x का पहचान करना है। आपको x का बताना है दोस्तों। ये इक्वेशन बना कर कौन सा इक्वेशन बनेगा? वो इक्वेशन से H2O के साथ अगर मिलाने के बाद दोस्तों क्या बनेगा वो आपसे पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। क्या है? P4 प्लस O2, P4 प्लस O2 से क्या बनेगा? 4, ऑक्सीजन 2 गो है। ठीक है, ऑक्सीजन 2 गो है, P अगर 5 गो है दोस्तों तो P4 ऑक्सीजन 2, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 से मल्टीप्लाई कर दे P4 O10 हो जाएगा। O10 हो जाएगा, O10 यानी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बन जाएगा। P4O10 क्या है दोस्तों? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है। P4O10 क्या है? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। क्यों होगा? P4 यहाँ पे 5O2 कर दीजिए, 5O2 हो गया। P4 प्लस 5O2 यानी क्या ऑक्सीजन हो गया? 5 दूनी 10 ऑक्सीजन हो गया। फास्फोरस यहाँ P कितना हो गया दोस्तों? 4 को हो गया। चलिए ये हो गया। अब इसको P4O10 को अगर H2O10 को जो है H2O के साथ अभिक्रिया करते हैं, H2O के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनेगा? H2O के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनेगा दोस्तों? P4O10 है ना, P4O10 और H2O है, तो इसके साथ अगर अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनेगा? ये बनेगा दोस्तों, बनेगा यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा? H3 हो जाएगा, H3 हो जाएगा। एक यहाँ पे H, 2 1 3 H, 3 को H हो गया, H3PO4 हो जाएगा, PO4 हो जाएगा, PO4 हो जाएगा। और यही नहीं होगा, यहाँ पे 4H3 हो जाएगा। 4H3 कहने का मतलब 4 के 12 हाइड्रोजन है ना, 6 दूनी 12 हो गया, यानी कहने का मतलब 4 कितना हो गया दोस्तों? 4H3 हो जाएगा। 4H3 क्यों होगा? क्योंकि 6H2O से यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों एक जो है रासायनिक समीकरण बनाना है और रासायनिक समीकरण में कुछ ऐसा कंपाउंड बनना चाहिए जो कि वैल्यूएबल हो। तो ये क्या बन गया दोस्तों? 4H3PO4 बन गया। ये फास्फोरिक एसिड है। ये क्या है? फास्फोरिक एसिड है। H3PO4 क्या है दोस्तों? फास्फोरिक एसिड है, जो कि ऑप्शन सी में करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपको इक्वेशन को बैलेंस करके P4O2 को इक्वेशन करके जो है बैलेंस करके यहाँ पे दोस्तों y बनाना था, तो हम लोगों ने बना दिया P4O10। P4O10 क्या है? ये है P4O10 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को अगर 6H2O के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? H3PO4 बनता है, जो कि फास्फोरिक एसिड होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का क्या है दोस्तों? 60 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एलपीजी का किलोग्राम में कैलोरी मान कितना होता है? कैलोरीफिक वैल्यू आपसे पूछा जाता है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। कैलोरीफिक वैल्यू आपसे पूछा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैलोरीफिक वैल्यू।
60 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सभी से आंसर आना चाहिए। एलपीजी का उष्मीय मान जो होता है दोस्तों 50 किलोग्राम जूल पर ग्राम होता है। आपको पता होगा सबसे ज्यादा किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। किसका, हाइड्रोजन का। आपसे क्या पूछा जा रहा है, एलपीजी का किलोग्राम में जूल कितना होता है दोस्तों, तो आपका आंसर होगा 50 किलोग्राम जूल होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद कीजिएगा, याद करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त किया जाता है। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू डेली हैबिट बनाइए कि जो है ऑन टाइम आप लोग क्लासेस अटेंड करने के लिए। ठीक है, मैं क्लासेस का टाइम फिर से रिपीट करना चाहता हूं। मॉर्निंग में 8 बजे फिजिक्स का क्लासेज होगा दोस्तों। ठीक है, और 8 बजे क्या होगा, केमिस्ट्री का क्लासेज होगा। 8 बजे फिजिक्स और 8 बजे केमिस्ट्री का क्लासेज होगा दोस्तों। और ये दोनों जो है क्लासेज अल्टरनेट चलेगा। एक दिन फिजिक्स चलेगा तो अगले दिन जो है केमिस्ट्री चलेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आज जो है केमिस्ट्री चला तो अगला दिन आएगा फिजिक्स का क्लासेस दोस्तों 8 बजे मॉर्निंग में। और 2 बजे जो क्लासेस चलता है वो मैथ का क्लासेस चलता है। आप लोग को मैथ क्लासेस भी डेली अटेंड करना है। और एक पीएमडी के लिए स्पेशल क्लासेस जो है स्टार्ट हुआ है, जो कि 8 बजे इवनिंग में जो होता है दोस्तों, वो होता है 8 बजे इवनिंग में बायोलॉजी का क्लासेस। वो भी क्लासेस आप लोग को अटेंड करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आप लोग सभी जो है क्लासेस ऑन टाइम रहा कीजिए। जो भी मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ सभी क्वेश्चन को अटेंड सोल्व कीजिए। और मैं पीडीएफ जो प्रोवाइड कराता हूँ दोस्तों उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। गूगल में जाइएगा, studyindia.com गूगल में सर्च करना है और यहाँ पे क्लास पीडीएफ सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो है आपको जो पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है आपको प्रीवियस क्लासेस का, उसको डाउनलोड कीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे सब जो इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड कीजिए और सभी जो है क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। खुद से बनाइएगा। उसके बाद प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियो देखिए, उससे जो है सॉल्यूशन को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। किसी बुक के रेफरेंस नहीं लेना है, आपको खुद से सोल्व करना है। पहले वीडियो देखना है, उसके बाद खुद से सोल्व करना है। अगर प्रॉब्लम होती है तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और उस सभी क्वेश्चन को जो है देखिए सॉल्यूशन वीडियो के सॉल्यूशन में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।